नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से कक्षा 6 विषय विज्ञान का जो लेसन 5वां है पदार्थों का पृथक्करण, इसका जो एक पार्ट है वो अपने पहले कर चुके हैं और दूसरा पार्ट अपने देखते हैं। तो देखो, क्रियाकलाप दे रखा है आपको चौथा कि आप क्या करो कि कक्षा में एक छन्नी या थोड़ा सा आटा आप लेके आ सकते हो और आप क्या देखोगे कि उस छन्नी के द्वारा आप आटे से अशुद्धियों को अलग कर सकते हो। इसी प्रकार आप चौक का पाउडर बनाकर और उसको आटे के साथ मिला सकते हो और इस मिश्रण का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हो। तो देखो कि जब काफ़ी मोटी अशुद्धियाँ आटे से अलग करनी है तो उसको तो आप छलनी से कर सकते हो, लेकिन जब पाउडर ही वो चौक का पाउडर हो और आटा हो, इन दोनों को आप पृथक कर सकते हो क्या छलनी की सहायता से। तो जब दोनों ही आटे का पाउडर हो गए, एक चौक हो गया, एक गेहूं का आटा हो गया, तो दोनों ही एक जैसे हो गए, तो दोनों को अपने छलनी की सहायता से अलग नहीं कर सकते। विचालन विधि का उपयोग अपने ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए करते हैं जिनके मापों में आकारों में अंतर होता है, कि दोनों के आकारों में अंतर होता है तो उनको अलग करने के लिए अपने छलनी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों ही समान है तो इन दोनों को अलग करने के लिए अपने छलनी का उपयोग नहीं कर सकते। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो प्रोसेस है वो है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी क्या करते हैं, मिश्रण के अवयवों को निष्पावन या हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब किसी भी चीज़ में अशुद्धियाँ होती है तो उनको अपने हस्तचयन, हाथों से चयन करके अलग नहीं कर सकते, तो ऐसा करना संभव नहीं होता। तो उदाहरण के लिए क्या है, चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, कि जब किसी दाल में से, चावल में से जो हल्के कण होते हैं तो उनको अपने हस्त चयन विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। लेकिन जब इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तो उनको अपने हस्त चयन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कि प्राय पकाने से पहले अपने चावल व दालों को क्या करते हैं, जल से धो लेते हैं। और जब आप चावल या दाल में अपने जल डालते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती है, जो कण होते हैं उसमें और भी छोटे छोटे धूल मिट्टी के, वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और जब उनको अपने पानी को धोते हैं, निकालते हैं, तो वो अशुद्धियाँ उस जल में बह जाती है। तो अब देखते हैं कि बर्तन की तली में फिर कौन बैठता है। तो बर्तन की तली में चावल बैठती हैं, दालें बैठती है, और जो धूल मिट्टी के हल्के कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर तैरने लग जाते हैं और उनको अपने धोकर बाहर निकाल देते हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके इस प्रकार उनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो मिश्रण में जल मिलाने पर बाहरी जो अवयव हैं वो क्या है, नीचे तली में बैठ जाते हैं, और इनके बैठ जाने के प्रक्रम को ही अवसादन कहते हैं। अवसादन किसे कहते हैं कि अपने किसी भी मिश्रण में अपने जल मिलाते हैं और जल मिलाने पर जो उसके बाहरी कण होते हैं, वो अपने पिछली चैप्टर में भी अपने ये पढ़ा था कि जो हल्के कण हैं वो तो क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, और जो बाहरी कण होते हैं वो उसके पैंदे में बैठ जाते हैं। तो मिश्रण के जो बाहरी कण हैं उनका पैंदे में बैठ जाना ही क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, और जो अवसादित मिश्रण हो गया जिसमें बाहरी कण नीचे बैठ गए, उनको बिना हिलाए ऊपर से उनके जो पानी है उसको बाहर निकालना। उस पानी को बिना उस अवसादित मिश्रण को हिलाना नहीं है, बहुत ही आराम से उस पानी को बाहर निकालने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। आइए हम ऐसे मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनके अवयवों को अपने अवसादन या निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो देखो कि पहले आप ये समझो कि अवसादन और निस्तारण क्या होते हैं। अवसादन किसे कहते हैं कि जब किसी भी मिश्रण में अपने पानी डालते हैं तो उसके जो बाहरी कण हैं वो उसके पैंदे में बैठ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। बाहरी कणों का पैंदे में बैठ जाना अवसादन कहलाता है। अब अवसादित मिश्रण में से पानी को बाहर निकालना बिना हिलाए, अवसादित मिश्रण में से पानी को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। और यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। दो कोई ऐसे द्रव हों जो आपस में मिश्रित नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो उनको भी अलग करने में यही सिद्धांत उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए तेल तथा जल। तेल है सरसों का, वो जल के अंदर विलय नहीं है, इस
बात को अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जो तेल है वो जल में विलय नहीं है, तो तेल में और जल को भी अलग करने के लिए अपने इसी विधि का यूज कर सकते हैं, अवसादन और निस्तारण का। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दे कि वो 2 पृथक पृथक परतों में बंट जाता है। देखो आप क्या करो, किसी भी पानी में आप तेल को डालकर उस पानी को काफ़ी ज़ोर से हिलाते रहो और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो। हिलाने के बाद वो एक दूसरे के अंदर थोड़े बहुत मिक्स से हो जाते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद क्या होते हैं, दोनों की अलग अलग परत बन जाती है। जो तेल है वो ऊपर के भाग में आ जाता है, पानी नीचे के भाग में रहता है। दोनों की 2 पृथक पृथक परतें बन जाती है। जब ये परतों में बंट जाता है तो फिर इसे अपने आराम से निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। उसको बिना हिलाए ऊपर से धीरे धीरे अपने अलग कर सकते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। आइए अपने फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो अक्सर अपने छलनी का उपयोग करते हैं। तो आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखते हैं कि इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है। अपने निस्यंदन विधि का यूज करते हैं तो अपने को कुछ सहायता तो मिल जाती है उसको अलग करने में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसमें जो चाय की पत्तियां हैं वो मिलती है। तो अब चाय को एक छन्नी में डाल लीजिए। अपनी चाय को क्या करते हैं, एक छन्नी में डाल लेते हैं और चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है। तो इस प्रक्रम को अपने निस्यंदन कह सकते हैं क्या, इस प्रक्रम को अपने निस्यंदन कहते हैं। तो अब सोचते हैं कि तैयार चाय से चाय की जो पत्तियां हैं पृथक करने में निस्तारण व निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है, निस्तारण विधि अच्छी है या निस्यंदन विधि अच्छी है। निस्तारण विधि के द्वारा अपने जब चाय को अलग करते हैं तो कुछ हद तक अपने को सहायता मिलती है, लेकिन फिर भी चाय की कुछ पत्तियां उसमें रह जाती है। तो निस्यंदन विधि अपने लिए अच्छी है। तो आइए अब हम अपने अनेक उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर अपने विचार कर सकते हैं कि हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित स्वच्छ जल मिलता है। कभी कभी नलों में गंदला जल मिलता है। तालाबों नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो जाता है, विशेषकर जब वर्षा ऋतु का समय होता है। जब बरसात आती है तो उसके बाद जो पानी है वो गंदील हो जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा अपने कुछ विधियों का यूज करते हुए जल की अशुद्धियों को कुछ हद तक अपने दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रियाकलाप दे रखा है 5। क्रियाकलाप में क्या बताया गया है कि तालाब या नदी का पंकिल आप जल लो, गंदा जो पानी है तालाब या नदी का उसे लो, और यदि यह न मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला लो। नहीं तो इस प्रयोग को करने के लिए आप क्या करो, 1 गिलास जल ले लो और उसमें थोड़ी सी आप मिट्टी मिला लो। इसे आधे घंटे के लिए आप छोड़ दो। फिर क्या करो, जल का सावधानी पूर्वक आप देखो कि जल में क्या हुआ है। आधे घंटे के लिए उसको रखने के बाद आप क्या देखते हो कि गिलास की तली में जो मिट्टी है ना वो नीचे बैठ जाती है। ऐसा क्यों होता है। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा अपने तिरछा करेंगे तो इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में अपने निकालते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं ना। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, निस्तारण। तो क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल है, कुछ हद तक पंकिल होगा, कुछ हद तक नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो अशुद्धियां हैं वो उसके पैंदे में बैठ गई थी, वो नीचे रह गई। तो अब इसका निस्यंदन कीजिए। अब क्या करो, इसका निस्यंदन करो। चाय की वाली छन्नी ने यह है कि आप किसी भी कपड़े का या चाय वाली छन्नी का आप यूज कर सकते हो। तो जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं तो कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं। तो कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग अपने निस्यंदन के रूप में कर सकते हैं। आप किसी भी कपड़े का किसी भी छन्नी का यूज करके पहले तो आपने क्या किया, निस्तारण किया कि आपने गिलास लिया, मिट्टी ली, उसको आधे घंटे के लिए रख दिया। रखने के बाद आपने उसको निस्तारण कर लिया, आराम से ऊपर वाला पानी दूसरे में निकाल लिया। आपने क्या देखा कि कुछ हद तक ये ठीक है पहले वाले से, लेकिन इसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां हैं। फिर इसका आपने निस्यंदन करना है। आप किसी भी छन्नी से कपड़े की सहायता से इसका क्या कर सकते हो, निस्यंदन कर सकते हो। उसका निस्यंदन करने के बाद देखो कि यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को आप फिल्टर पत्थर द्वारा आपने कपड़े से छन्नी से किया, देखा कि यदि अभी भी वो गंदा है तो इसको आप फिल्टर पेपर की सहायता से भी निस्यंदित कर सकते हो। तो इस प्रकार अपने उस जल को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप साफ कर सकते हैं। साधारणतः फलों व सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों व ठोस कणों को पृथक किया जाता है। अपने
फलों को और सब्जियों के जो रस होते हैं उनको पीने से पहले उसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं, तो उनको ठोस कणों को क्या करते हैं, पृथक किया जाता है। तो निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी किया जाता है। चाय को छानने के लिए निस्यंदन विधि का यूज़, रसों में से बीज को निकालने के लिए निस्यंदन का यूज़, पनीर को निकालने के लिए, मतलब किसी भी छन्नी या कपड़े की सहायता से किसी भी चीज़ को छानना क्या है, निस्यंदन है। तो आपने देखा होगा कि जब पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, तो इससे पनीर के ठोस कणों व द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है और पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो किसी भी कपड़े से या फिल्टर पेपर से पृथक करने की प्रक्रिया क्या है, निस्यंदन है, और घरों में इसका यूज बहुत बार किया जाता है और आपने देखा होगा। इसके बाद है वाष्पन। वाष्पन क्या होता है कि वाष्पन आप किसी भी जैसे जल को गर्म करते हो तो उसको काफ़ी गर्म होने के बाद उसमें से भाप निकलती हुई आपको दिखाई देती है, तो ये क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। भी आप किसी भी पानी को गर्म करते रहो, आप क्या देखोगे कि आपने जितना पानी रखा था तो उसमें से वो पानी की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये प्रक्रिया क्यों कम हो रही है, ये वाष्पन के कारण कम हो रही है, क्योंकि जो पानी था वो भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है और नीचे पानी कम रह रहा है। इस प्रक्रिया का यूज़ करते हुए भी अपने अशुद्धियों को और दो मिश्रणों को अपने अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे प्रक्रिया दे रखी है कि नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करते हो और आप इसको गर्म करते रहोगे तो वो जो पानी है नमक को पृथक करने के लिए अपने इसका उपयोग कर सकते हो कि पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता रहेगा और नीचे फिर तले में क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जो जल है वो वाष्प में परिवर्तित होता रहता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया वहाँ पर निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है, तो समुद्र के जल में क्या पाए जाते हैं, लवण बहुत अधिक मिश्रित मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं लवणों में से जो एक लवण है वो है साधारण नमक है। और जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से वो जल गर्म होकर वाष्पन होकर धीरे धीरे वो वाष्प में बदल जाता है और कुछ समय बाद जो सारा जल है वो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण क्या हो जाते हैं, नीचे बच जाते हैं। तो तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। कि वो उसको जो समुद्र के पानी को गड्ढों में भर लिया जाता है और उसमें सूर्य के प्रकाश के साथ वो वाष्पित होते रहता है। धीरे धीरे वो सारा पानी है वो वाष्पित रूप में बदलकर ऊपर उड़ जाता है और लास्ट में क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। तो इस नमक को फिर बाद में शोधन कर लिया जाता है और अपने जो यूज़ करते हैं उस नमक में इसको बाद में, इसमें काफ़ी अशुद्धियाँ होती है तो इसको शोधित करके अपने खाने योग्य नमक में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद है पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग एक ही चीज़, दो चीज़ों, तीन चीज़ों को अलग करने के लिए एक से अधिक विधियों का यूज़ किया जा सकता है। तो हमने पृथक्करण की अलग अलग कई विधियाँ पढ़ी, लेकिन कई विधियों को इकट्ठा यूज़ एक ही अशुद्धि को या दो या तीन पदार्थों को अलग करने के लिए 3 या 4 विधियों का यूज़ किया जा सकता है। देखो पहले आपको क्या दे रखा है कि पानी में रेत नमक तीनों ही हैं, कि पानी के अंदर रेत भी है नमक भी है, तो इसको अलग कैसे किया जाएगा। तो इसे आप कैसे विधि, कौन सी विधि का यूज़ कर सकते हो इसको अलग करने के लिए। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले एक बीकर को कुछ समय के लिए आप क्या करो, रख दोगे। तो आप रख दिया, रखने के बाद आप क्या देखते हो कि जो रेत है वो क्या हो गया, बीकर की तली में बैठ गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, निस्तारण कर लेंगे। आपने पढ़ी थी निस्तारण विधि का यूज़ किया तो जो रेत था वो तो क्या हो गया, अलग हो गया। अब पानी और क्या रह गया, नमक रह गया। अब फिर कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, पानी और नमक को अलग करने के लिए फिर कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, बाष्पन विधि का यूज़ करोगे। और बाष्पित होकर जो पानी को किसी भी उसके ढक्कन की सहायता से दूसरे बीकर में ले लो और नमक है वो उसी की पेंदी में बैठ जाएगा। तो इस प्रकार आपने कितनी विधियों का यूज़ किया, 2, निस्तारण और बाष्पन।
कि एक पानी में नमक और रेत दो चीज़ें हैं, तो इसको यूज़ अलग अलग करने के लिए आपने कितनी विधियों का यूज़ किया? दो। कि पहले तो उसको वैसे छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, छोड़ने के से क्या हो गया, रेत है वो नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई तो आपने फिर पानी को अलग कर लिया ऊपर से धीरे धीरे, तो ये विधि क्या कहलाई? निस्तारण कहलाई। और निस्तारण विधि में और फिर क्या रह गया, जो अपने पानी अलग कर लिया उसमें पानी व नमक दोनों रह गए, और उसको अलग करने के लिए फिर अपने क्या किया? बाष्पन और संघनन, बाष्पन और संघनन की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने उनको अलग कर लिया। संघनन क्या है? कि जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। वाष्प क्या हो गया? गैस हो गया ना, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाई? संघनन कहलाई। क्या कहलाई? संघनन कहलाई। देखो, इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत और जल को निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पन, संघनन इन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपने अलग कर लिया। नमक, रेत और जल को निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पन, संघनन कई विधियों का यूज किया ना। तो पहली को रेत से नमक की पुण्य प्राप्ति की समस्या है, रेत से नमक की पुण्य प्राप्ति की। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि से नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े से भाग की ही पुनः प्राप्ति की। तो क्या उसने कोई त्रुटि की? नहीं की, क्योंकि उसने नमक की जो मात्रा थी, नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी सी मात्रा में मिलाया था। तो उसने ये पाया कि वह तो नमक के केवल थोड़े से भाग की ही उसने प्राप्ति की। तो क्योंकि जो नमक है वो जल में क्या हो जाता है? विलय भी है, तो इसलिए उसने कोई भी त्रुटि नहीं की। तो क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? नहीं, एक निश्चित मात्रा को ही जल किसी पदार्थ की घोल सकता है। कि आप देख लो कि आप चीनी लेकर पानी में घोलते रहो तो एक लिमिट तक ही वो उसमें चीनी को घोल सकता है। उसके बाद वो चीनी उसमें घुलना बहुत टाइम लगाएगी, फिर धीरे धीरे घुलना उसमें बंद हो जाएगी। अपने क्रियाकलाप कर देखते हैं 8 क्या कहता है कि इस कार्य के लिए आप एक बीकर और गिलास, 1 चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होगी। तो आप आधा कप जल बीकर में उडेलिए, फिर इसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर विडलित कीजिए जब तक ये घुल ना जाए। जब ये सारा घुल जाए अब फिर से 1 चम्मच नमक डालो और उसे फिर से विलोडित करो। इस प्रकार आप क्या करोगे, जब वो घुल जाए तब 1 चम्मच और डाल दो, जब वो घुल जाए 1 चम्मच और डाल दो। इस प्रक्रिया को लगातार आप लंबे टाइम तक करो। तो कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं कि जो नमक है ना वो शेष रहने लग जाता है और उसकी तली में बैठ जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन है वो संतृप्त विलयन कहलाता है कि इसमें जितनी मात्रा थी उतना नमक इसमें घुल गया, अब और नमक इसमें नहीं घुल सकता। तो यह फिर विलयन क्या बन गया? संतृप्त विलयन बन गया कि इसको जितनी आवश्यकता थी उतना नमक इसमें घुल चुका है और नमक इसमें और नहीं घुल सकता। तो ये विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ यह एक संकेत है, ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ। जब पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुण्य प्राप्ति का प्रयास किया तो नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनने के कारण आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। तो विलय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिससे पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सका। तो वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है कि वो जो अविलय नमक था ना वो रेत के साथ ही रह गया, जो विलय हुआ था वही प्राप्त हुआ। तो ज़्यादा होने के कारण इसीलिए उसको गलती उसे ये हुई, उसे क्या गलती हुई कि उसने नमक की मात्रा ज़्यादा रख ली और पानी की मात्रा और रेत की मात्रा में, पानी की मात्रा में जितना नमक मिला वो तो उसे प्राप्त हो गया। यदि और पानी की मात्रा होती तो और नमक घुल जाता तो वो और नमक प्राप्त कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, तो क्या अन्य किसी उपाय के द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? तो इसे हम पहली की सहायता करने के लिए एक और क्रियाकलाप लेते हैं। वो क्रियाकलाप देखो क्या है कि संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाएं और इसे गर्म कीजिए। तो अब क्या आते हैं कि गर्म करने के बाद जो तली में नमक था ना वो भी घुल जाता है। तो फिर इस विलयन को गर्म करने पर और अधिक नमक इसमें घोला जा सकता है और फिर इसको ठंडा होने देंगे। बस भी आप क्या उसने ये पूछा कि क्या और
पानी की कमी हो तो और नमक घोला जा सकता है? तो हाँ, घोला जा सकता है। गर्म करने पर तो अधिक मात्रा में नमक है वो उसमें घोली जा सकती है। गर्म करने पर अधिक मात्रा में नमक उसमें घोली जा सकती है। इसके बाद क्रियाकलाप 10 है। इसमें देखो जो पदार्थ हैं, नमक, चीनी और जल में घुलने वाले पदार्थ की चम्मचों की संख्या आप इसका प्रयोग करके इसमें लिख सकते हो कि एक गिलास में कितने चम्मच नमक घुल सकता है और कितने चम्मच चीनी घुल सकती है। जब तक ये क्रियाकलाप है आपका 10, इसमें आप प्रयोग करके इसमें भर सकते हो कि कितने चम्मच इसमें चीनी घुल सकती है और कितने चम्मच इसमें नमक घुल सकता है। तो हमने पदार्थों के पृथक्करण की विधियों की चर्चा की और आपने क्या पता किया इसमें कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। कि विलयन में जितनी मात्रा में पदार्थ घुल सकता है उतना घुलने के बाद वह कौन सा विलयन बन जाता है? संतृप्त विलयन बन जाता है। 2 या 3 पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए 3-4 विधियों का यूज किया जा सकता है। तो अपने इस चैप्टर में निस्तारण, निस्यंदन, अवसादन, इन चीज़ों के बारे में सीखा कि निस्तारण तो क्या होता है कि पानी को, किसी भी मिश्रण को कुछ टाइम रखने के बाद बिना हिलाए उसमें से ऊपर वाले पानी को अलग करना निस्तारण कहलाता है। निस्यंदन उसको छानना कहलाता है। अवसादन भी किसी भी पानी में कोई रेत है, कुछ गंदगी है तो उसका उसके नीचे तली में बैठना ही क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। तो आपके इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट था ये पूरा हुआ। धन्यवाद।